14 साल की एक लड़की जो एक बेहद अमीर और कट्टर ईसाई परिवार में पली बढ़ी थी, अचानक एक दिन सरेआम ऐलान कर देती है कि ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। यह महज एक बचपन की जिद नहीं थी, यह उस खौफनाक बगावत की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के मर्दों और औरतों की नींद उड़ा दी। पेरिस के जिस समाज में उसे नन बनाने के सपने देखे जा रहे थे, उसी समाज ने बाद में उसे डायन और बदचलन करार दे दिया। मरने वाली यह महिला सिमोन द बोवार थीं, इतिहास की सबसे खतरनाक लेखिका, जिन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखकर सदियों पुराने सच की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन आखिर पेरिस के उस आधुनिक समाज को इस महिला से इतनी नफरत क्यों थी? उस पर क्या आरोप था कि वह जवान लड़कियों का दिमाग खराब कर रही है? आज हम उस कड़वे सच को जानेंगे जिसने सिमोन को दुनिया की सबसे आजाद और सबसे विवादास्पद महिला बना दिया। एक ऐसी महिला जिसने किसी की परछाई बनकर जीने के बजाय समाज की नजरों में मुजरिम बनना मंजूर किया। आइए इतिहास की सबसे निडर बागी सिमोन द बोवार की असली कहानी शुरू करते हैं। सिमोन दी बोवा का जन्म 9 जनवरी 1908 को फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। उनके पिता जॉर्ज एक वकील थे जिन्हें साहित्य पढ़ना और नाटक देखना बहुत पसंद था। उनकी माता फ्रांसवा एक बहुत ही धार्मिक महिला थीं जो एक अमीर परिवार से आती थीं। सिमोन के बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद उनके परिवार ने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया। इस आर्थिक नुकसान का सिमोन के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उनके पिता को यह बात समझ में आ गई थी कि अब उनके पास अपनी बेटियों की शादी में देने के लिए पैसे नहीं हैं। सिमोन के पिता ने अपनी बेटियों से कहा कि अब उन्हें खुद पढ़ाई करनी होगी और नौकरी करके अपना खर्च उठाना होगा। यह एक बहुत ही व्यावहारिक बात थी, लेकिन इसी बात ने सिमोन को यह सोचने का मौका दिया कि महिलाओं को केवल शादी के भरोसे क्यों रहना चाहिए। बचपन में सिमोन बहुत ही धार्मिक थीं। वे अपनी मां के साथ नियमित रूप से चर्च जाती थीं और उन्होंने एक समय यह भी सोचा था कि वे अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर देंगी। लेकिन जब वे 14 साल की हुईं, तब उनके विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सिमोन ने अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं और लोग तकलीफ में हैं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर एक ईश्वर है जो सब कुछ जानता है और जो बहुत दयालु है, तो वो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों सहने देता है? सिमोन को इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो उनके दिमाग को सही लगे। इतिहासकार और उनकी निजी चिट्ठियों का अध्ययन करने वाले लोग बताते हैं कि इसी उम्र में सिमोन ने यह तय किया कि वे अब ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगी। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ईश्वर को न मानने का मतलब यह था कि अब उनके जीवन का कोई पहले से तय किया हुआ नियम या उद्देश्य नहीं था। उन्हें अब अपने जीवन के नियम खुद बनाने थे। यहीं से उनके उस विचार की शुरुआत हुई जिसे बाद में अस्तित्ववाद कहा गया। अस्तित्ववाद एक बहुत ही गहरा दर्शन है, लेकिन सिमोन ने इसे बहुत ही सीधे तरीके से समझा और जिया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि इंसान पहले जन्म लेता है और उसके बाद वह अपने कामों और अपने फैसलों से यह तय करता है कि वह क्या बनेगा। किसी भी इंसान का कोई पहले से तय किया हुआ रूप या काम नहीं होता। जब सिमोन ने धर्म को छोड़ा तो उन्होंने यह जिम्मेदारी खुद पर ले ली कि वे अपनी जिंदगी को कैसा बनाएंगी। उनके पिता अक्सर उनसे कहते थे कि सिमोन के पास एक आदमी का दिमाग है। उनके पिता का यह कहना एक तारीफ थी, लेकिन सिमोन ने इस बात को गहराई से सोचा। उन्होंने सवाल किया कि अक्लमंद होने को केवल आदमियों से क्यों जोड़ा जाता है? समाज यह क्यों मानता है कि सोचने और तर्क करने का काम केवल पुरुषों का है और महिलाओं का काम केवल घर संभालना है? छोटे छोटे अनुभव उनके दिमाग में जमा हो रहे थे जो बाद में उनके बड़े विचारों का आधार बने। सिमोन ने अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से की। उन्होंने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने गणित, साहित्य और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उस समय विश्वविद्यालय में बहुत कम महिलाएं दर्शन शास्त्र पढ़ती थीं। सिमोन को पढ़ने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वे अपना ज्यादातर समय पुस्तकालय में बिताती थीं। इसी विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो बाद में बहुत प्रसिद्ध विचारक बने। साल 1929 में सिमोन ने एक बहुत ही कठिन परीक्षा दी जिसे एग्रीगेशन कहा जाता है। यह फ्रांस में शिक्षकों को चुनने की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है।
इसी परीक्षा की तैयारी के दौरान उनकी मुलाकात ज़ियां पाल सार्त्र से हुई। सार्त्र भी दर्शन शास्त्र के छात्र थे। सार्त्र ने यह परीक्षा दूसरी बार दी थी, जबकि सिमोन पहली बार यह परीक्षा दे रही थी। जब नतीजे आए तो सार्त्र पहले स्थान पर रहे और सिमोन दूसरे स्थान पर। लेकिन सिमोन उस समय केवल 21 साल की थी। वे उस समय तक यह परीक्षा पास करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थीं। सार्त्र के साथ उनकी मुलाकात केवल एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि यह दो ऐसे लोगों का मिलना था जो दुनिया को एक नए तरीके से समझना चाहते थे। सिमोन और सार्त्र दोनों यह मानते थे कि इंसान पूरी तरह से आजाद है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि लोग अक्सर अपनी आजादी से डरते हैं। जब आप पूरी तरह से आजाद होते हैं तो आपको अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। आप अपनी नाकामी के लिए अपने माता, पिता, समाज या परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। सिमोन ने इस विचार पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी नौकरी में है जो उसे पसंद नहीं है और वह कहता है कि वह नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी मजबूरी है, तो सिमोन के दर्शन के अनुसार वह व्यक्ति खुद से झूठ बोल रहा है। विकल्प हमेशा होता है, भले ही वह विकल्प बहुत मुश्किल हो या उसके परिणाम बहुत खराब हों। इसे उन्होंने और सार्त्र ने अपनी भाषा में खराब नीयत या आत्म प्रवंचना कहा। सिमोन और सार्त्र ने आपस में एक बहुत ही अलग तरह का रिश्ता बनाया। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी पारंपरिक तरीके से शादी नहीं करेंगे। वे मानते थे कि पारंपरिक शादी अक्सर लोगों की आजादी छीन लेती है, खासकर महिलाओं की। उन्होंने आपस में एक समझौता किया। यह समझौता शुरू में 2 साल के लिए था। उन्होंने तय किया कि उनके बीच का रिश्ता सबसे मुख्य रिश्ता रहेगा, लेकिन वे दोनों पूरी तरह से आजाद होंगे कि वे किसी और के साथ भी रिश्ते बना सकें। उन्होंने यह भी तय किया कि वे एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अपने जीवन की हर बात एक दूसरे को बताएंगे। यह कोई आम फैसला नहीं था। उस समय के समाज में इस तरह के रिश्ते के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। सिमोन का मानना था कि प्रेम का मतलब किसी पर मालिकाना हक जताना नहीं है। वे मानती थीं कि आप किसी से सच्चा प्रेम तभी कर सकते हैं जब आप उसे उसकी पूरी आजादी के साथ स्वीकार करें। परीक्षा पास करने के बाद सिमोन ने पढ़ाना शुरू किया। उन्हें फ्रांस के एक शहर मार्सिले में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए भेजा गया। सार्त्र को किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली। यह समय सिमोन के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वे पेरिस और अपने दोस्तों से दूर थीं। लेकिन सिमोन ने इस अकेलेपन का इस्तेमाल अपने विचारों को मजबूत करने के लिए किया। वे अक्सर अकेले लंबी पैदल यात्राओं पर निकल जाती थीं। वे पहाड़ों और जंगलों में कई किलोमीटर तक पैदल चलती थीं। इन यात्राओं के दौरान वे सोचती थीं कि एक व्यक्ति समाज के नियमों के बिना क्या है। उन्होंने पढ़ाते समय भी अपने छात्रों को यही सिखाया। वे पारंपरिक शिक्षकों की तरह नहीं थीं जो केवल किताबों की बातें रटवाते हों। सिमोन अपने छात्रों से कहती थीं कि वे हर चीज पर सवाल उठाएं। वे चाहती थीं कि उनके छात्र खुद सोचना सीखें। उन्होंने अपने छात्रों को यह समझाया कि किसी भी बात को केवल इसलिए सच मत मान लो क्योंकि वह किसी किताब में लिखी है या किसी बड़े आदमी ने कही है। मार्सिले के बाद सिमोन ने रूएन और फिर वापस पेरिस में पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और अपने खुद के विचार लिखना शुरू किया। सिमोन का दर्शन केवल किताबों तक सीमित नहीं था, वे इसे अपने जीवन में उतार रही थीं। उन्होंने देखा कि समाज ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। जब वे सार्त्र के साथ कैफे में बैठकर दर्शन पर चर्चा करती थीं, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पुरुष दोस्त तो उनसे बराबरी का व्यवहार करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें एक महिला के रूप में देखती है, न कि केवल एक इंसान के रूप में। सिमोन ने यह सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि एक पुरुष को केवल एक व्यक्ति माना जाता है, जबकि एक महिला को हमेशा पुरुष के संदर्भ में देखा जाता है। पुरुष को मुख्य माना जाता है और महिला को दूसरा माना जाता है। यह विचार उस समय केवल उनके दिमाग में पनप रहा था, जो बाद में उनके पूरे जीवन का सबसे अहम काम बना। सिमोन यह स्पष्ट रूप से समझ रही थीं कि आजादी की बात करना आसान है, लेकिन उसे असल जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल है। जब कोई व्यक्ति समाज के बनाए नियमों को तोड़कर अपनी मर्जी से जीता है, तो समाज उसका विरोध करता है। सिमोन को भी अपने फैसलों के कारण लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी। कई लोगों ने उनके रहन सहन और सार्त्र के साथ उनके रिश्ते को गलत ठहराया।
लेकिन सिमोन ने इन आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था कि अगर आप लोगों की बातों से डरकर अपने फैसले बदल देते हैं तो आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। वे मानती थीं कि किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य इस बात में है कि वह अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करता है। आप जन्म से क्या हैं, यह मायने नहीं रखता। आप अपने फैसलों और अपने कामों से खुद को क्या बनाते हैं, यही आपका असली सच है। 30 के दशक में सिमोन ने यूरोप के कई देशों की यात्रा की। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को देखा। इन यात्राओं ने उनकी दुनिया को देखने की समझ को और बड़ा किया। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह के नियमों और बंधनों में जकड़े हुए हैं। धर्म, राजनीति और समाज के नियम लोगों को पूरी तरह से आजाद नहीं होने देते। सिमोन ने अपने लेखों में यह साफ करना शुरू किया कि आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें वह करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। उनकी आजादी की परिभाषा में जिम्मेदारी शामिल थी। अगर आप आजाद हैं तो आपके द्वारा लिए गए हर फैसले का असर दुनिया पर पड़ता है। इसलिए एक आजाद इंसान वह है जो अपने हर काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने इसे एक बहुत ही व्यावहारिक बात माना, कोई किताबी विचार नहीं। सिमोन के जीवन का यह शुरुआती हिस्सा उनके खुद को खोजने का समय था। उन्होंने धर्म को छोड़ा, परिवार की उम्मीदों से अलग रास्ता चुना, अपना करियर खुद बनाया और प्रेम के लिए अपने नियम खुद तय किए। वे हर उस चीज पर सवाल उठा रही थीं जिसे समाज ने सामान्य मान लिया था। वे किसी भी बात को बिना परखे स्वीकार नहीं करती थीं। उनका यह सफर केवल शुरुआत थी। वे अपने विचारों को और स्पष्ट कर रही थीं और धीरे धीरे अपने समय की सबसे बड़ी विचारकों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही थीं। उनके द्वारा लिए गए ये शुरुआती फैसले ही आगे चलकर उनके लेखन और उनके जीवन भर के संघर्ष का कारण बने। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इस घटना ने सिमोन के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। युद्ध से पहले तक सिमोन केवल अपनी व्यक्तिगत आजादी और अपने खुद के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देती थीं। वे मानती थीं कि अगर इंसान खुद से ईमानदार है और अपने फैसले खुद ले रहा है तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजनीति और दुनिया के बड़े मामलों में उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब 1940 में जर्मन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया तो सिमोन को एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि इतिहास केवल किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह वह वास्तविकता है जो आपके घर के दरवाजे तक आ जाती है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती है। जर्मन सेना के आने के बाद पेरिस के लोगों की आजादी छिन गई। लोगों को क्या बोलना है, क्या पढ़ना है और रात में कितने बजे तक बाहर रहना है, यह सब तय होने लगा। खाने पीने की चीजों की कमी हो गई और उनके कई दोस्तों को शहर छोड़कर जाना पड़ा या उन्हें पकड़ लिया गया। जहां पाल सार्त्र को भी सेना में जाना पड़ा और वे कुछ समय के लिए बंदी बना लिए गए थे। इन सब घटनाओं ने सिमोन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी इंसान अकेले आजाद नहीं हो सकता। जब पूरा शहर और पूरा देश ही किसी दूसरे के नियंत्रण में हो तो एक अकेले इंसान की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन दुनिया के बाकी लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आस पास के लोग पीड़ित हैं और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप एक कमरे में बैठकर अपनी आजादी का आनंद नहीं ले सकते। यह उनके दर्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब उनकी सोच केवल मैं से निकलकर हम तक पहुंच गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि इसी समय सिमोन ने यह मानना शुरू किया कि समाज में की भलाई के बिना इंसान की व्यक्तिगत भलाई संभव नहीं है। इंसान को समाज की राजनीति और उसमें होने वाले बदलावों में हिस्सा लेना ही चाहिए। युद्ध के इसी मुश्किल समय के बीच 1943 में सिमोन की पहली किताब प्रकाशित हुई। यह एक उपन्यास था जिसमें उन्होंने इंसानी रिश्तों की उलझनों को बहुत सीधे तरीके से बताया था। इस उपन्यास में उन्होंने अपने उस विचार को समझाया जिसे वे दूसरा या अन्य कहती थीं। सिमोन का मानना था कि जब भी दो लोग मिलते हैं तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह मुख्य इंसान हो और दूसरा व्यक्ति उसकी कहानी का एक हिस्सा मात्र हो। हर इंसान दुनिया को अपनी आंखों से देखता है और खुद को केंद्र में रखता है, लेकिन जब दूसरा इंसान हमें देखता है तो हम भी उसके लिए केवल एक चीज या एक हिस्सा बन जाते हैं। यह एक बहुत ही अजीब स्थिति है
क्योंकि हम एक ही समय में अपने लिए सोचने वाले मुख्य इंसान होते हैं और किसी दूसरे के लिए केवल देखने वाली चीज होते हैं। सिमोन ने अपने उपन्यास में इसी टकराव को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से पेश किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि रिश्ते हमेशा खराब होते हैं, बल्कि उन्होंने यह समझाया कि रिश्तों में हमेशा यह संघर्ष चलता रहता है कि कौन मुख्य है और कौन दूसरा है। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो सिमोन और सार्त्र ने मिलकर एक पत्रिका शुरू की। उन्होंने यह तय किया कि वे केवल दर्शन शास्त्र की मोटी मोटी किताबें लिखकर नहीं बैठेंगे। वे चाहते थे कि वे अपने समय की रोजमर्रा की राजनीति, समाज और दुनिया में हो रही घटनाओं पर भी अपनी बात रखें। सिमोन का मानना था कि एक लेखक या विचारक की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज के सवालों का जवाब दे। अगर दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है और लेखक उस पर चुप रहता है, तो उसका चुप रहना भी गलत काम का साथ देना ही माना जाएगा। इसे उन्होंने प्रतिबद्ध साहित्य कहा। इसका सीधा मतलब यह था कि लिखने वाले को अपने समाज और अपनी दुनिया के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। वे केवल हवा में बातें नहीं कर सकते, जमीन पर उतरकर लोगों की असल तकलीफों के बारे में लिखना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सिमोन ने 1947 में नैतिकता के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसका मतलब यह निकालते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग धर्म की किताबों या समाज के पुराने नियमों में सही और गलत खोजते हैं, लेकिन सिमोन का तरीका बिल्कुल अलग था, क्योंकि वे ईश्वर या किसी पहले से तय नियम को नहीं मानती थीं। इसलिए उनके सामने यह बड़ा सवाल था कि अगर कोई नियम नहीं है तो इंसान को कैसे जीना चाहिए। इंसान को कैसे पता चलेगा कि वह जो काम कर रहा है वह सही है या नहीं। इस किताब में उन्होंने समझाया कि इंसान का जीवन बहुत ही अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब है कि इंसान एक ही समय में दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ हमारे पास दिमाग है, जिससे हम पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, हम ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं और हम अपनी सोच में पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक शरीर है। इस शरीर को भूख लगती है, यह बीमार होता है, इसे चोट लग सकती है और एक दिन यह खत्म हो जाएगा। हमारी सोच असीम है, लेकिन हमारा शरीर सीमित है। सिमोन ने बताया कि लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने से डरते हैं और इसी डर के कारण वे अपना जीवन गलत तरीके से जीते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा ताकि आम इंसान इसे समझ सके। उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति की बात की जो अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेता और कुछ भी सोचने से बचता है। ऐसा व्यक्ति केवल दिन काटता है और वह समाज या दुनिया की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। सिमोन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपनी आजादी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसे उन्होंने गंभीर व्यक्ति कहा। गंभीर व्यक्ति वह होता है जो किसी एक नियम, किसी एक विचार या किसी एक लक्ष्य को दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मान लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि केवल पैसा कमाना ही जीवन का एकमात्र सच है और वह पैसे के लिए इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार रहता है। या कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का इतना अंधा समर्थक हो जाता है कि वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। सिमोन कहती थीं कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे अपनी आजादी को किसी बाहरी नियम या किसी नेता के सामने पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और फिर उसी नियम के नाम पर दूसरों पर अत्याचार करते हैं। इसके अलावा सिमोन ने उस व्यक्ति की भी बात की जो यह मानता है कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि जब एक दिन सबको मरना ही है तो कोई भी काम करने का क्या फायदा। वे कहती थीं कि यह सोच भी इंसान को कुछ अच्छा करने से रोकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सिमोन के दर्शन के अनुसार एक अच्छा और सही इंसान वह है जो यह मानता है कि उसका जीवन और उसके काम मायने रखते हैं, लेकिन वह किसी भी नियम को इंसान से बड़ा नहीं मानता। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में यह समझाया कि आपकी आजादी तभी सच्ची है जब आप दूसरों की आजादी का भी सम्मान करते हैं। आप तब तक पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते जब तक आपके आस पास के लोग गुलाम हैं। इसलिए एक सही जीवन वह है जिसमें इंसान अपनी आजादी का इस्तेमाल दुनिया में सभी की आजादी को बढ़ाने के लिए करता है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं तो आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्याय सहते हैं
तो आप इंसान की आज़ादी को कम कर रहे हैं। 1947 की शुरुआत में ही सिमोन ने अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने अमेरिका के कई शहरों में भाषण दिए और वहां के समाज को बहुत करीब से देखा। यह यात्रा उनके लिए बहुत अहम थी। यूरोप से बाहर जाकर उन्होंने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि अमेरिका तकनीकी और आर्थिक रूप से बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने वहां की कमियों को भी साफ साफ देखा और लिखा। उन्होंने अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच के भेदभाव को बहुत करीब से महसूस किया। उन्होंने देखा कि कानून में भले ही सभी को बराबर माना गया हो, लेकिन असल समाज में काले लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। सिमोन ने अपने यात्रा वृतांत में इन बातों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से दर्ज किया। उन्होंने अमेरिका की अच्छाइयों की भी तारीफ की और उसकी बुराइयों पर भी सीधी बात की। इसी समाज में काले लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। यात्रा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि समाज किस तरह से अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग नियम बनाता है। अमेरिका से वापस आने के बाद सिमोन ने महसूस किया कि उन्हें खुद के बारे में लिखना चाहिए। वे अपनी खुद की कहानी और अपने विचारों के बनने की प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने खुद के बारे में सोचना और लिखना शुरू किया, तो वे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक गईं। उन्होंने देखा कि अगर उन्हें खुद को परिभाषित करना है, तो उन्हें सबसे पहले यह लिखना होगा कि मैं एक महिला हूं। यह एक बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन सिमोन के लिए यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल बन गया। उन्होंने सार्त्र से इस बारे में बात की और कहा कि एक पुरुष को कभी भी अपनी कहानी की शुरुआत यह कहकर नहीं करनी पड़ती कि मैं एक पुरुष हूं। समाज में पुरुष होना एक सामान्य बात मानी जाती है, एक मानक माना जाता है। किसी भी इंसान की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले एक पुरुष की ही छवि आती है। इस विचार ने सिमोन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में पुरुष को मुख्य इंसान माना जाता है और महिला को हमेशा पुरुष के संबंध में ही देखा जाता है। महिला को हमेशा किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की मां के रूप में परिभाषित किया जाता है। महिला की अपनी खुद की एक अलग पहचान क्यों नहीं है? सिमोन ने तय किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखने से पहले इस बात का पता लगाएंगी कि इतिहास, समाज और विज्ञान ने महिलाओं को इस स्थिति में कैसे पहुंचाया। उन्होंने यह समझने के लिए जीव विज्ञान की किताबें पढ़ना शुरू किया, इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को परखा। वे यह खोजना चाहती थीं कि क्या प्रकृति ने ही महिलाओं को पुरुषों से कमजोर और कमतर बनाया है, या फिर यह समाज के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा और पुराना नियम है। उन्होंने पुस्तकालयों में घंटों बिताना शुरू कर दिया। वे महिलाओं के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का अध्ययन कर रही थीं। उन्होंने देखा कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हर समाज में कानून, धर्म और परंपराएं पुरुषों द्वारा बनाई गई हैं और उन सभी में महिलाओं को दूसरे स्थान पर रखा गया है। सिमोन यह समझ रही थीं कि समाज ने बहुत ही चालाकी से महिलाओं को यह विश्वास दिला दिया है कि उनका काम केवल पुरुषों की मदद करना और घर के काम करना है। यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी। सिमोन अब केवल अपने लिए नहीं सोच रही थीं, वे दुनिया की आधी आबादी की स्थिति पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने जा रही थीं। यह वही काम था जिसने बाद में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। उनके मन में उठ रहे ये सीधे और जमीनी सवाल ही उन्हें उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित रचना की तरफ ले जा रहे थे। 1949 में सिमोन की यह लंबी और गहरी खोज एक किताब के रूप में दुनिया के सामने आई। इस किताब का नाम द सेकंड सेक्स यानी दूसरा लिंग था। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह 1000 पन्नों से भी ज्यादा लंबी किताब थी, जिसमें सिमोन ने इतिहास, विज्ञान, साहित्य और समाज के हर हिस्से को बहुत बारीकी से परखा था। इस किताब की सबसे मुख्य बात एक बहुत ही सीधा वाक्य था। उन्होंने लिखा कि कोई भी महिला जन्म से महिला नहीं होती, बल्कि उसे समाज के द्वारा महिला बनाया जाता है। इस एक वाक्य ने दुनिया भर के सोचने वाले लोगों को हिला दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वाक्य 20वीं सदी के सबसे अहम विचारों में से एक है। सिमोन ने बहुत ही आसान तरीके से यह समझाया कि जब एक बच्ची जन्म लेती है तो वह केवल एक इंसान होती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, समाज उसे यह सिखाना शुरू कर देता है कि उसे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है और कैसे कपड़े पहनने हैं।
लड़कों को बाहर जाकर खेलने और दुनिया को जीतने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कियों को घर के अंदर रहना और दूसरों का ध्यान रखना सिखाया जाता है। यह कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि यह पुरुषों द्वारा बनाया गया एक बहुत पुराना नियम है, जिससे वे समाज पर अपना नियंत्रण रख सकें। सिमोन ने जीव विज्ञान का भी पूरा अध्ययन किया था और उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा कि यह सच है कि पुरुषों और महिलाओं के शरीर अलग अलग होते हैं। लेकिन उन्होंने यह सवाल पूछा कि क्या केवल शरीर के अलग होने के कारण यह तय हो जाना चाहिए कि अपनी करना की बात विज्ञान के लिए अलग होते हैं? समाज में किसे ज्यादा अधिकार मिलेंगे और किसे कम? उन्होंने बताया कि प्रकृति ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने की क्षमता दी है, लेकिन समाज ने इस क्षमता को एक कमजोरी बना दिया है। समाज ने यह नियम बना दिया कि क्योंकि महिला बच्चे पैदा करती है, इसलिए उसे घर के अंदर ही रहना चाहिए और केवल बच्चों को पालने का काम करना चाहिए। सिमोन ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। उनका दर्शन यह कहता था कि इंसान का शरीर उसका भाग्य नहीं हो सकता। इंसान क्या काम करेगा और वह अपनी जिंदगी में कहां तक जाएगा, यह उसकी आजादी पर निर्भर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि वह किस शरीर के साथ पैदा हुआ है। उन्होंने साहित्य और पुरानी कहानियों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पुराने लेखकों ने हमेशा महिलाओं की एक बहुत ही अजीब तस्वीर बनाई है। कहानियों में महिला या तो एक बहुत ही पवित्र देवी होती है जो सब कुछ सहती है, या फिर वह एक बहुत ही बुरी इंसान होती है जो पुरुषों को गलत रास्ते पर ले जाती है। सिमोन ने इसे महिला के बारे में फैलाई गई झूठी कहानी कहा। उन्होंने कहा कि समाज महिलाओं को एक सामान्य इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहता, जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हो सकती हैं। यह झूठी कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि महिलाओं को हमेशा एक ढांचे के अंदर रखा जा सके। अगर कोई महिला इस ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो समाज उसे बुरी कहने लगता है। सिमोन ने अपनी किताब में महिलाओं से यह अपील की कि उन्हें इन झूठी कहानियों से बाहर निकलना होगा और यह पहचानना होगा कि वे भी पुरुषों की तरह ही आजाद इंसान हैं। किताब के प्रकाशित होने के बाद समाज में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। बहुत से लोग इस किताब को पढ़कर गुस्सा हो गए। कई बड़े पुरुष लेखकों और विचारकों ने सिमोन का बहुत मजाक उड़ाया। उस समय के समाज में महिलाओं के शरीर, उनके अधिकारों और उनकी आजादी पर इतनी खुली बात करना बहुत ही आम बात नहीं थी। बहुत से लोगों ने कहा कि सिमोन समाज के पुराने और अच्छे नियमों को तोड़ना चाहती हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि 1956 में ईसाई धर्म के सबसे बड़े केंद्र वेटिकन ने इस किताब को उन किताबों की सूची में डाल दिया जिन्हें पढ़ना धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन इन सब बातों का सिमोन पर कोई असर नहीं हुआ। वे जानती थीं कि जब भी आप किसी बहुत पुरानी और गलत बात को चुनौती देते हैं तो समाज इसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। इस विरोध के बावजूद द सेकंड सेक्स दुनिया भर में बहुत तेजी से पढ़ी जाने लगी। कई देशों में इसका अनुवाद हुआ और इस किताब ने महिलाओं को अपने जीवन और अपने अधिकारों के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। सिमोन यह बात बहुत अच्छी तरह से समझती थीं कि केवल किताबें लिखने से समाज नहीं बदलता, महिलाओं को अपनी आजादी के लिए खुद कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपनी किताब में साफ तौर पर लिखा कि जब तक महिला आर्थिक रूप से आजाद नहीं होती, तब तक वह पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकती। अगर एक महिला अपने रहने और खाने के लिए किसी पुरुष पर निर्भर है, तो वह अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने महिलाओं को पढ़ाई करने और नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी आजादी नहीं चाहती हैं। यह एक बहुत ही कड़वा सच था जिसे सिमोन ने बहुत निष्पक्षता से रखा। उन्होंने कहा कि आजाद होना बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत जिम्मेदारी होती है और कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं। इसीलिए कई महिलाएं यह सोचती हैं कि अगर वे समाज के बनाए नियमों के अनुसार ही चलें और किसी पुरुष के अधीन रहें, तो उन्हें अपने फैसले खुद नहीं लेने पड़ेंगे और उनकी जिंदगी आसान रहेगी। सिमोन के दर्शन के अनुसार यह खुद से झूठ बोलना है। जो महिला अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आजादी को छोड़ देती है, वह असल में अपने इंसान होने के अधिकार को छोड़ रही है। 50 और 60 के दशक में सिमोन केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने दुनिया की राजनीति में भी बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1954 से लेकर 1962 तक फ्रांस और अल्जीरिया के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध चला।
अल्जीरिया फ्रांस के अधीन था और वहां के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। फ्रांस की सरकार ने इस युद्ध में अल्जीरिया के लोगों पर बहुत जुल्म किए। उस समय फ्रांस में ज्यादातर लोग अपनी सरकार का साथ दे रहे थे, लेकिन सिमोन और सार्त्र ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के लोगों पर कब्जा करके उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। सिमोन ने अल्जीरिया की उन महिलाओं के पक्ष में भी बहुत सारे लेख लिखे जिन्हें फ्रांस की सेना ने बंदी बना लिया था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। अपने ही देश की सरकार का विरोध करना एक बहुत ही बहादुरी का काम था और इसके कारण उन्हें फ्रांस में कई लोगों की नफरत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सिमोन का मानना था कि एक विचारक का काम हमेशा सच बोलना है, भले ही वह सच लोगों को पसंद आए या ना आए। 70 के दशक में सिमोन महिलाओं के आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल हो गईं। उस समय फ्रांस में गर्भपात गैरकानूनी था। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी तो उसे कानूनन अपराधी माना जाता था। कई महिलाओं को इसके कारण बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी और कई बार गलत तरीकों से गर्भपात कराने के कारण उनकी जान भी चली जाती थी। 1971 में सिमोन ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा जिसमें फ्रांस की 343 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में इन सभी महिलाओं ने यह माना कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराया है। इस सूची में सिमोन का नाम भी था और कई अन्य मशहूर महिलाओं के नाम भी थे। यह एक बहुत ही सीधा और जोखिम भरा कदम था क्योंकि सरकार उन सभी को जेल में डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने यह जोखिम उठाया ताकि समाज को यह बताया जा सके कि यह कानून कितना गलत है। एक महिला के शरीर पर केवल उसका खुद का अधिकार होना चाहिए, किसी सरकार या किसी कानून का नहीं। इस घोषणा पत्र का समाज पर बहुत गहरा असर हुआ और कुछ ही सालों बाद फ्रांस में गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी गई। यह सिमोन और उन महिलाओं की एक बहुत बड़ी व्यावहारिक जीत थी। जैसे जैसे सिमोन की उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने एक और बहुत ही अहम विषय पर ध्यान देना शुरू किया जिस पर समाज बहुत कम बात करता है। वह विषय था बुढ़ापा। 1970 में उन्होंने बुढ़ापे पर एक बहुत लंबी किताब लिखी। उन्होंने देखा कि समाज बूढ़े लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और वह समाज के लिए काम नहीं कर पाता या पैसे नहीं कमा पाता तो समाज उसे एक बेकार चीज समझने लगता है। सिमोन ने लिखा कि यह समाज की बहुत बड़ी विफलता है कि वह अपने उन लोगों को कोई सम्मान नहीं देता जिन्होंने अपना पूरा जीवन काम करने में निकाल दिया। उन्होंने बुढ़ापे को केवल एक शारीरिक कमजोरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सामाजिक समस्या के रूप में सामने रखा। उन्होंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ी, डॉक्टरों से बात की और आम लोगों के अनुभव सुने। उन्होंने यह साफ किया कि एक अच्छा समाज वह है जो अपने बूढ़े लोगों को भी पूरा इंसान मानता है और उनकी गरिमा को बनाए रखता है। सिमोन ने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया और वे हमेशा नए विचारों को जानने और समझने के लिए तैयार रहती थीं। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की और वहां की राजनीति और समाज को समझा। उन्होंने चीन, रूस और क्यूबा जैसे देशों की यात्राएं भी की और वहां के बदलावों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। वे हमेशा से एक निष्पक्ष विचारक रहीं। अगर उन्हें किसी देश की कोई बात अच्छी लगती थी तो वे उसकी तारीफ करती थीं, और अगर उन्हें वहां कोई कमी दिखती थी तो वे उसे भी साफ शब्दों में लिखती थीं। वे किसी भी एक राजनीतिक दल या किसी एक विचार की अंधी समर्थक कभी नहीं बनी। उनका दर्शन हमेशा इस बात पर टिका रहा कि इंसान की आज़ादी सबसे जरूरी चीज है और उस आज़ादी को किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता। 1980 में सार्त्र का निधन हो गया। सार्त्र के जाने से सिमोन बहुत अकेली हो गई। उन दोनों का साथ आधी सदी से भी ज्यादा समय तक रहा था। उन्होंने अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले और हर विचार को एक दूसरे के साथ साझा किया था। सार्त्र की मौत के बाद सिमोन ने उनके अंतिम वर्षों के बारे में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बहुत ही सीधे तौर पर सार्त्र की बीमारी और उनकी कमजोरी के बारे में बताया। उन्होंने इसमें कोई बनावटी बात नहीं लिखी और न ही कोई भावना से भरी हुई कहानी बनाई। उन्होंने ठीक उसी तरह सच लिखा जैसा कि वे हमेशा से लिखती आई थीं। सिमोन का मानना था कि मौत भी जीवन का एक सच है और इसे भी पूरी सच्चाई के साथ ही देखा जाना चाहिए। सार्त्र के जाने के 6 साल बाद
14 अप्रैल 1986 को सिमोन दी बोवा का पेरिस में निधन हो गया। उन्हें पेरिस के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां सार्त्र को दफनाया गया था। उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर से हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। यह उन लोगों की भीड़ थी जिनके जीवन को सिमोन के विचारों ने पूरी तरह से बदल दिया था। सिमोन कोई देवी नहीं थी और न ही वे कोई ऐसी इंसान थीं जिसने कभी कोई गलती नहीं की। उनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए और उनके कुछ फैसलों की आज भी आलोचना की जाती है। इतिहासकार और निजी चिट्ठियों का अध्ययन करने वाले विद्वान उनके जीवन के कई विवादों पर भी बात करते हैं, लेकिन एक बहुत ही जमीनी सच यह है कि सिमोन ने 20वीं सदी के समाज को आईना दिखाने का जो काम किया वह बहुत कम लोग कर पाए हैं। उनका पूरा जीवन और उनका दर्शन केवल एक बात पर टिका था, इंसान को खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। इंसान के पास हमेशा यह विकल्प होता है कि वह अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करेगा। उन्होंने महिलाओं को केवल दया का पात्र मानने से इनकार कर दिया और उन्हें यह याद दिलाया कि वे भी पुरुषों के बराबर इंसान हैं और उन्हें अपने अधिकार मांगने नहीं है बल्कि उन्हें अपने अधिकार खुद तय करने हैं। सिमोन का काम आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा जाता है और आम लोग आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। वे एक ऐसी विचारक थीं जिन्होंने दर्शन को किताबों के पन्नों से निकालकर सड़क पर आम लोग इंसान की जिंदगी के साथ जोड़ दिया। उनका जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है कि जब कोई इंसान अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी खुद उठाता है तो वह पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को बदल सकता है। यह एक ऐसे जीवन की कहानी है जो बिना किसी बनावट और बिना किसी चमत्कार के केवल अपनी सोच और अपने काम के दम पर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।